Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 12th. Today we are going to discuss about the chapter 2 which is inverse trigonometric functions. आज हम क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि ये चैप्टर में क्या पढ़ाना है हमको और कैसे पढ़ना है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है। उसके पहले जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके चैप्टर का नेम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी चैप्टर 1 में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि फंक्शन क्या होते हैं, और ये हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। क्लास 11 से हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। आज हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो अभी हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही पढ़ना है, और आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए नए भी नहीं हो। आपने क्लास 9 और 10th में 11th में ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक था, वहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स सेक और कॉट, ये कैसे डिराइव हुए हैं। इसके बाद इनके एंगल की वैल्यू कितनी होती है। आफ्टर दैट आपने पढ़ा कि स्पेसिफिक एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन बनती है। और लास्ट में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीखा था कि हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। इतनी बातें तो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। आफ्टर दैट जब आप क्लास 11th में आए तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा, और वहाँ पे आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी थी, जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी थी, वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ी थी कि अगर किसी एक्यूट एंगल के लिए यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी आपने, और एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि जब एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो। साइन 45, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सबकी डेफिनेट वैल्यू होती है, आपने जानी है बात। क्लास 11th में आपने ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, या साइन 270 या साइन 240, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी। और साथ साथ आपने ये भी रिजल्ट देखा था क्लास 11th में, आई रिपीट, आपने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था कि जैसे अगर आपको साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे दिया जाए, जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन है ये, दे दिया जाए, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थीटा की कई वैल्यूज पॉसिबल हैं। जैसे थीटा इक्वल टू एक तो हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और थीटा की एक वैल्यू और पॉसिबल है 150 डिग्री, साइन 150। ऐसे ही थीटा की कई ढेर सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिनके लिए कि साइन की वैल्यू 1/2 आती है, ये आपने देखा था। अच्छा, आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस भी यही है। जो आइडेंटिटी होता है वो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए सही होता है। एक बार मैं आपसे रिकॉल कर लूँ बातों को कि जैसे आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप थीटा की चाहे जो वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि ये थीटा की हर वैल्यू के लिए नहीं सही होगा। अगर आप शायद थीटा इक्वल टू 45 रख दें तो ये सही नहीं होगा। तो इक्वेशन जो होता है वो वेरिएबल की किन्हीं वैल्यू, कुछ वैल्यू के लिए सही होता है, और जो आइडेंटिटी होती है वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सही होता है। ये क्लास 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप जान गए हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के ओरिजिन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो ओरिजिनली ओरिजिनेटेड है इंडिया से ही ओरिजिन हुआ है इसका। भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकेंड, और ये तो बाद के साइंटिस्ट थे, उसके पहले भी कई मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया ट्रिग्नोमेट्री के फील्ड में।
लेकिन और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री, जब हम यहाँ मैथमेटिशियन पढ़ रहे थे यहाँ के आर्यभट्ट और बाकी लोग, तो उस समय यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का उस समय अरब, और अरब से यहाँ से अरब गया और अरब से यूरोप गया। राजाओं महाराजाओं के समय की बात अगर हम करें, मोनार्की के समय की, तो तब भी बड़े बड़े फिलोसफर होते थे, आप जानते हो, बड़े बड़े लर्नड पर्सन होते थे, तो वही उन चीज़ों को बताते थे। तो एक जगह से दूसरे जगह पे वो चीज़ें जाती थी। अरेबिया में भी पहुंचा, वहाँ से फिर यूरोप गई ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ ग्रीक के लोग भी, उधर ग्रीक जो कंट्री है वहाँ के लोग भी ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस के बारे में, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अपने ग्रेट एक्सटेंशन पे चल रही थी, रूप लेके चल रहे थे। लेकिन उन लोगों की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, उसको समझ में जल्दी नहीं आता था, उन लोगों की जो मेथड टेक्नोलॉजी थी समझाने की। और जो इंडियन मैथमेटिशियन की टेक्नोलॉजी थी, जब ये लाइट में आई, मतलब जब ये नोन हुई, जब इसे जाना गया, तो तुरंत पूरे वर्ल्ड द्वारा, ऑल ओवर वर्ल्ड द्वारा इसे अडॉप्ट कर लिया गया, क्योंकि ये बहुत सिंपल वे में बताया गया था। तो अब आप क्लास 12th में आ गए हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की हिस्टोरिकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है जो आप शुरू से 10th 11th 12th सब में पढ़ रहे हो, और एक मैथ्स की अलग ब्रांच ही है ये, तो आपको इतना तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो तो आप पढ़ के जान सकते हो, कहीं इंटरनेट वगैरह से भी जान सकते हो। तो आइए हम चैप्टर पे चलते हैं। हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नोन हैं, आप लोग नाम जानते हो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट। अब आप ये अभी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो किन्हीं फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो। आई रिपीट, when the given function is 1 1 and on 2, then only can we find the inverse of the function। जैसे आपका एक फंक्शन दिया जाए f(x) = 1/x मान लेते हैं, अगर ये फंक्शन 1 1 और on 2 हुआ, तभी इस फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। और इनवर्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको पता है, f इनवर्स x से, ऐसे ये इनवर्स के साइन से। आ रही बात समझ में आपको? तो हम उन्हीं फंक्शंस का केवल इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं विच आर 1 1 एंड ऑन 2। और आपको पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 1 का मतलब है कि जितने भी इमेज हैं उन सभी के लिए एक ही प्री इमेज होना चाहिए, और ऑन 2 का मतलब है जितने भी यहाँ इमेज हैं उसमें हर इमेज किसी न किसी का, जितने भी इमेज हैं उन सभी के लिए इधर प्री इमेज डिफाइन होना चाहिए, एक भी इमेज छूटना नहीं चाहिए इधर, तब वो ऑन 2 होता है। तो जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होता है, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ये आपको पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे बेटा हमें हर फंक्शन के टाइप के बारे में नहीं पढ़ना है। आई रिपीट, वी हैव टू स्टडी ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें केवल यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, उसके इनवर्स फंक्शन जो होंगे उनके बारे में हमें स्टडी करना है। गॉट इट? आई बात समझ में नहीं आपको? तो आइए चलिए पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्यान से। तो जैसे आपके पास कोई फंक्शन है साइन x, अब साइन का अगर इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा तो आप कॉमन सेंस लगा के लिख सकते हो साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x जो है वो बिल्कुल से साइन x के इनवर्स से डिफरेंट है, आप ये भी जानिए। ये साइन x का इनवर्स कुछ और बात बताता है, ये जो कहता है वो कहता है 1/sin x, ये पॉइंट साइन x का होल इनवर्स। और ये बताते हैं कि साइन इनवर्स x अगर मान लेते हैं कि ये कोई y है, और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो x = sin y, ये वैल्यू आपको मिलेगी। भाई मान लिया कि ये किसी फंक्शन y के बराबर है और साइन को उधर से इधर लेके आए तो sin y। तो आप बिल्कुल से डिफरेंस समझते रहिए कि साइन इनवर्स x ये एक अलग कंडीशन है, और साइन x होल इनवर्स ये एक अलग डिफरेंट कंडीशन है। गॉट इट? बिल्कुल से आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। और इन्हीं ऐसे ही फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ये यही फंक्शन जो होंगे इस फॉर्म वाले,
उन्हीं को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए हम इन्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। गॉट इट? अब आपको पता है, जैसे आपके माइंड में एक बात स्टक कर रही है कि सर फंक्शन तो कोई चीज तभी होती है जब उस सभी एक इमेज प्री इमेज का एक ही इमेज हो, तभी वो रिलेशन एक फंक्शन होता है, नहीं तो वो रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता है। तो आपने तो अभी बताया कि sin x इक्वल टू अगर 1/2 है तो x की ढेर सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसके लिए इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये तो फंक्शन होगा क्योंकि x की किन्हीं दो डिफरेंट वैल्यू के लिए इसकी एक सेम वैल्यू हो सकती है, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए यहाँ दो डिफरेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं पॉसिबल। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम लेते हैं, जैसे कि sin इनवर्स x ले लिए, तो ये फंक्शन तभी होगा जबकि इसका डोमेन और रेंज हम फिक्स कर देंगे। डोमेन का मतलब है कि x की कुछ डेफिनेट वैल्यू और रेंज का मतलब है x की उन डेफिनेट वैल्यूज के लिए sin इनवर्स की पूरी वैल्यू। आपको पता होगा कि जैसे अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए y इक्वल टू sin या fx, कोई फंक्शन दे दिया गया आपको, आपने या आप यहाँ पे x की जो पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हो, वी कॉल दैट वैल्यूज एज डोमेन, हम उन्हें डोमेन कहते हैं। एंड ऑन द वैल्यूज ऑफ x व्हाटएवर वी गेट एज द वैल्यू ऑफ y वी कॉल द रेंज। तो यहाँ पे भी एक फंक्शन है हमारा sin इनवर्स x, एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि y है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो डोमेन हो जाएगी और x की पॉसिबल वैल्यू के लिए पूरा जो sin इनवर्स x आएगा वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो आई रिपीट, अगर हम x की कुछ डेफिनेट वैल्यू भी लें, क्योंकि आपको पता है क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि x की कुछ निश्चित वैल्यूज के बाद, कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होने लगती है, साइन की भी, टेन की भी, कॉस की भी, सेक, कॉसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो अगर वो वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा sin x, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें sin इनवर्स x, मतलब इनवर्स फंक्शन बना देंगे, तब इसका मतलब ये हो जाएगा कि y की एक ही वैल्यू के लिए x की कई वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी, तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो अगर हम इसका इंटरवल फिक्स कर दें, आई रिपीट कि sin के इतने से इतने तक ही वैल्यू लेनी है, तब ये एक फंक्शन बन जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप पहले तो ये समझिए कि sin x क्यों एक फंक्शन है और sin इनवर्स x क्यों एक फंक्शन नहीं है। ये sin इनवर्स x एक फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ x की एक ही वैल्यू के लिए sin इनवर्स की पूरी कई वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा आपका। आप समझ रहे हो अच्छे तरह से। हाँ, अगर हम x की कुछ डेफिनेट वैल्यू दे दें कि नहीं x की वैल्यू, क्योंकि इस जैसे साइन आपको पता है कि 0 से लेकर 90 के बीच में नहीं रिपीट करता है, बिल्कुल नहीं रिपीट करता है, 90 के बाद फिर तब रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम कह दें कि मान ले -π/2 से लेकर साइन की वैल्यू +π/2 के बीच अगर हम एनालिसिस करें, हम उसको देखें टेबल को, साइन की वैल्यू को, तो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो रिपीट होगी। मतलब कि साइन का जो डोमेन होगा वो -π/2 से लेकर +π/2 तक चल सकता है, x की पॉसिबल वैल्यू, और इसके लिए इसकी पूरी पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो रेंज का। आ रही है बात समझ में कि नहीं है हमारी बात? तो हमको हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो एक फंक्शन है, लेकिन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो एक फंक्शन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि हम उसका डोमेन और रेंज एक निश्चित इंटरवल में फिक्स ना कर दें, और उन्हीं के लिए फिक्स करेंगे जब तक कि वो वैल्यू रिपीट ना होने लगे। अगर वैल्यू उस डोमेन में उस इंटरवल में रिपीट होने लगेगी तब वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करना होगा कि हमें उसका डोमेन और रेंज फिक्स कर देना है कि इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल। और एक्सरसाइज 2.1 फुल्ली इसी पे बेस्ड है कि कौन से फंक्शन की वैल्यू कहां तक होती है। आई बात समझ में नहीं आपको? तो आप पहले आपने अभी तक क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो फंक्शन होते हैं x की चाहे जितनी वैल्यूज के लिए, लेकिन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं वो फंक्शन नहीं होते हैं, वो x की या उस एंगल की कुछ डेफिनेट वैल्यू के लिए ही फंक्शन होते हैं। तो हमें अब क्या काम करना है, उन इंटरवल को लेना है जिनमें कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू रिपीट ना हो, और उतने इंटरवल के बीच की ही अपनी वैल्यू निकालनी है उस फंक्शन के लिए, वही हमारा मेन वैल्यू होगा।
ठीक है, तो एक बार अपनी बुक आप ओपन कर लो तो फिर मैं आपको समझाऊं। बुक खोल लीजिए आप लोग अपनी अपनी, और देखो बेटा चैप्टर नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन था मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और आप इतना जरूर इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लीजिए और अंडरलाइन करके समझ लीजिए ये क्या कहना चाहता है। ठीक, ओके, थैंक यू।